खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट अजय माकन साहब। सर, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में? लगातार आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, शायद आपका जो पॉलिटिकल करियर है उसमें अब तक का सबसे मुश्किल भरा दौर है ये, शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल भरे और चुनौतियों भरे दौर देखे हैं और इससे ज़्यादा चुनौतियां देखी हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को दिल्ली में जो है अपनी ज़मीन को तलाशना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। लगता है कि कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर रही होंगी। देखिए, अगर गलतियां नहीं हुई होती तो हम लोग दिल्ली में 0 सीट्स पे नहीं सिमट जाते, और गलतियां नहीं हुई होती तो हम 44 सीटों पर नहीं रह जाते। दूसरा, एक दौर होता है हर चीज़ का, तो जाहिर सी बात है, लोगों ने सोचा कि इन लोगों को बहुत देख लिया, अब दूसरों को देखें। तो जैसे दौर हमारा ख़त्म होकर नए लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने की तरफ चल पड़े, अब ऐसा लगता है कि लोग अब वो एक्सपेरिमेंट से तंग आ गए हैं, वापस कांग्रेस को याद करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो इंतखाबात अभी हो रहे हैं उसमें लगता है कि कुछ वापसी करेंगे, कुछ उम्मीद है, चूंकि आपके बड़े बड़े लीडर्स जो है मैदान में उतर गए हैं? बिल्कुल, ये इलेक्शंस हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इलेक्शंस हम लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि 2 साल नरेंद्र मोदी को केंद्र में हो गए, हमारे को चुनाव हरा करके मोदी जी आए। उसके बाद में लगभग 2.5 साल कांग्रेस की दिल्ली की सरकार को यहाँ से गए हुए हैं। 2 वर्ष नरेंद्र मोदी की सरकार को आए हुए जो हुए हैं, ऐसा लगता है कि लोग अब दिल्ली में कांग्रेस को वापस याद करना शुरू हो गए हैं। और कांग्रेस का वर्कर, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे वर्कर सबके सब जमीन पे हम निकल पड़े हैं। जोश है उनमें? आपको लग रहा है कि बिल्कुल कहीं निराशा जो है वो नजर आती है? बिल्कुल जोश हम लोगों में है और वर्कर्स में है। हमारे इंटरनल सर्वेज ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है बहुत अच्छा करेंगे, दिल्ली में पहले नंबर पे वापस कांग्रेस पार्टी इसके अंदर आएगी। हमारे इंटरनल सर्वेज और दूसरे सर्वेज भी इसी और इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में आप जिस तरीके से प्रोएक्टिव हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव पहले नहीं थे, बहुत काम करते थे पहले भी, लेकिन दिल्ली को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा हैं आप। और हमारी किसी बड़े लीडर से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा एक्टिव होना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर छोटी सी बात को लेकर के सड़कों पर उतर जाना, केजरीवाल को घेर लेना, आम आदमी पार्टी को घेर लेना, या फिर जो है वो मरकजी हुकूमत के खिलाफ उतर जाना छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो ठीक है वो? बिल्कुल, ऑपोजिशन का तो काम ही यही होता है। अगर ऑपोजिशन सजग नहीं होगी, अगर ऑपोजिशन तेज नहीं होगी, अगर ऑपोजिशन जागरूक नहीं होगी, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अच्छे से चलेगा। और हमारा काम ही ऑपोजिशन के अंदर जो कमियां हैं सरकार की, वो लोगों तक और सरकार तक बताना है, और इसी तरीके से लोकतंत्र चलता है। और कोई ये कहे कि कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा, कोई इशूज नहीं उठा रहा, तो मैं उसकी कमी मानूंगा। लेकिन कोई ये कहे कि विपक्ष ज्यादा ओवर एक्टिव हो रहा है, तो वो कभी नहीं, वो तो विपक्ष का काम है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अगर हम आम आदमी की बात करें, तकरीबन 1.25 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया आम आदमी पार्टी की हुकूमत है दिल्ली में, लग रहा है कि जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है? चूंकि हम भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, वो मिक्स रिएक्शन है, लेकिन आपको लगता है, ईमानदारी से बताइएगा, मुखालफत सिर्फ मुखालफत के लिए नहीं होनी चाहिए, क्या वाकई कुछ काम हुआ या बिल्कुल भी नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं तो बिल्कुल बहुत, जब मैं बोलता हूं तो बगैर आंकड़े के नहीं बोलता, बगैर तथ्यों के नहीं बोलता, क्योंकि तथ्य और आंकड़े ही सब चीज़ों को सही बताते हैं। जैसे अब ऑड इवन का इन्होंने लेकर के आए, ऑड इवन में जनता के ऊपर थोप दिया, लेकिन खुद अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक नहीं कर पाए। हमारे समय पे 5,445 बसें डीटीसी की थी, जो अब घट करके 4,461 बसें रह गई। 1,000 बसेस डीटीसी की कम हो गई। एक भी नई मेट्रो लाइन कहीं पे भी नहीं बना पाए, एक भी नया फ्लाईओवर कहीं पे भी नहीं शुरू कर पाए, कहीं पर भी जो है नए बस स्टॉप्स नहीं बन पाए, बस रूट्स की तादाद कम हो गई। फिर जो फ्लीट एफिशिएंसी है, जैसे जनवरी के महीने में मात्र 66% फ्लीट एफिशिएंसी रही, यानी कि जो जितनी बसें भी हैं इनकी, एक तो 1000 बसें कम हो गई, ऊपर से हर 100 में से 34 बसें वो रोड पे ही नहीं लेकर के आ पाए। फिर इन्होंने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स निकाले कि हम लोगों ने एजुकेशन का बजट डबल कर दिया, हम लोगों ने हेल्थ का बजट 1.5 गुना कर दिया। लेकिन इन्होंने बजट डबल कर दिया, वो उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट नहीं किया, वो नहीं बताया कि खर्च कितना किया, बजट में जितना एलोकेट किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा पैसा खर्च हो पाया कि नहीं? वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिकॉर्ड शॉर्टफॉल, आज तक के आजादी के बाद रिकॉर्ड शॉर्टफॉल स्पेंडिंग में रहा है। 1,000 करोड़ 27 लाख रुपया एजुकेशन में ये खर्च ही नहीं कर पाए जो बजट डाला गया। उसी तरीके से 350 करोड़ रुपया हेल्थ में जो इन्होंने लगाया था, बजट में डाला था, वो खर्च ही नहीं कर पाए, वो लैप्स हो गया। तो आप देखें कि जो सरकार
एक तो इनसे जो है टैक्स कलेक्शन, जो इन्होंने टारगेट्स दिए थे रेवेन्यू कलेक्शन, वो कम होगी। लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, ये अब एजुकेशन के लिए कह रहे हैं कि छोटे छोटे मतलब जो है इलाकों में स्कूल जो है वो और ज्यादा खोले जाएंगे, टीचर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी, और अब ये एक एक करके वो कह रहे कैमरास भी लगा रहे हैं। एक एक करके आप सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक पे आते हैं। इन्होंने कहा कि हम 20 मोहल्ला क्लिनिक हमने खोल दिए। आपको मालूम है दिल्ली में ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के 570 डिस्पेंसरीज ऑलरेडी चल रही हैं, दिल्ली सरकार की। उसके अलावा लगभग 300 डिस्पेंसरीज ऑलरेडी कॉरपोरेशन की चल रही हैं। तो जब शहर के अंदर ऑलरेडी इस वक्त 850 डिस्पेंसरीज अभी चल ही रही हैं, तो उसके बाद में इनको पहले इन डिस्पेंसरीज को तो दुरुस्त करें। इन डिस्पेंसरीज के अंदर डॉक्टर्स नहीं ढंग से लेकर के आ रहे हैं। इन डिस्पेंसरीज जो अभी सरकार की ऑलरेडी चल रही हैं उनको तो ठीक करें। उसकी जगह अपने एमएलएस के और अपने इनके पार्टी के वर्कर्स की कोई कमरा किराए पे लेकर के मोहल्ला क्लिनिक नाम दे देना, मैं नहीं समझता कि कोई वो नया काम है। अच्छा सर, आप जो है वो अग्रेशन के साथ जो है फील्ड पे तो उतरे हुए हैं, लोगों के दरमियान जा भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट के जरिए, चूंकि इनके पास बड़ा बजट है, वो लोगों को बता पा रहे हैं कि हमने ये किया, शायद आप और बीजेपी दोनों ही नहीं बता पा रहे हैं, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोगों को जो है कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। हम बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बजट 24 करोड़ रुपया का था कांग्रेस के टाइम पे, उस पे 511% बढ़ा करके उस बजट के अंदर इन्होंने 128 करोड़ रुपया पिछले साल खर्च किया, 200 करोड़ रुपया आप कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप लोगों से पूछिए, पेंशन नहीं मिल रही। आप सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो हमारे टीचर्स हैं, उनसे आप पूछिए, प्राइमरी स्कूल्स में उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं टाइम पे, 4-4 महीने डिले हो जाता है। एक तरफ उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, दूसरी तरफ अपने विधायकों की तनख्वाह इन्होंने 400% बढ़ा लिया। 3 लाख रुपया महीना विधायकों की तनख्वाह का इन्होंने बिल पास करा दिया। इन्होंने अपनी पब्लिसिटी बजट पे 128 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन दिल्ली में पेंशन नहीं मिल रही, दिल्ली में सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही। तो ये कैसी सरकार चल रही है? इनको अपने पार्टी का नाम आम आदमी से बदल करके खास और वीवीआईपी आदमी की पार्टी बना देना चाहिए, जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑड इवन जो चलाया है इन्होंने 2 फेज में, अलग अलग जो है वक्त में लेकर के ये आए हैं, इस मसले को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी जो है एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है, दोनों ही मुखालफत कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम है, हम मुखालफत नहीं कर रहे, क्योंकि कम से कम ये तो हुआ है कि सड़कें जो है वो खाली मिली हैं, आप दौड़ा पा रहे थे गाड़ी ऑड इवन के दौरान। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो खुद के इनके आंकड़े हैं, इन्होंने खुद कहा है कि 17% कमी आई है टोटल व्हीकल्स की जो उन दिनों घूमे। ऑड और इवन में अगर कायदे से अगर देखा जाए तो 50% कमी आनी चाहिए, लेकिन मात्र 17% क्यों कमी आई? इसलिए, और ये 17% टू व्हीलर्स को नहीं है, टू व्हीलर्स को हटा दे, टू व्हीलर्स तो 100% चले, बल्कि 110% आगे। सीएनजी भी है ना सर, उसमें सीएनजी भी है, उसमें टैक्सीज भी हैं, प्राइवेट टैक्सीज भी, जो डीजल की दूसरे और इधर से दूसरे से आए हैं। तो मैं आपसे सीधे सीधे पहला सवाल यह है कि क्या कंजेशन के लिए ये काम किया गया था? क्या कंजेशन रोकने के लिए? अगर कंजेशन रोकने के लिए करना है तो फिर ऑड इवन क्यों? कर्फ्यू लगा दीजिए, कंजेशन रुक जाएगा। तो क्या कंजेशन के लिए काम हुआ है? लेकिन अगर कोई अच्छा काम होता है, पब्लिक के लिए बुराई की क्या बात है? ये अच्छा काम नहीं है। सबसे पहले तो अच्छा काम ये नहीं है। ऑड इवन को अच्छा नहीं मानते आप? अच्छा तब होता ऑड इवन। मैं मुखालफत नहीं, तभी मैं कह रहा हूं कि हम मुखालफत नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर सरकार को तैयारी के साथ में लेकर के आते तो अच्छा होता। पहली बार में जो है जनवरी महीने में अच्छा चला 15 दिन, उसके बाद में अप्रैल के अंदर जो है उसमें लोगों को दिक्कतें आनी शुरू होगी। अब तीसरी बार करके दिखाएं, तीसरी बार लोग इनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, इनके एमएलएज और इनके मिनिस्टर्स को बाहर, लोग परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फेल किया जानबूझ करके, कैसे कर सकते हैं? अब ये जो है जो चीज अगर मान लीजिए ऑपोजिशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो फेल कर सकते हैं, तो फिर तो फिर हुकूमत का क्या मतलब? फिर हुकूमत का तो कोई मतलब नहीं। और ये तो इनकी बड़ी इनका तरीका बन गया है, जो काम करने की जगह ये काम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। और पहले दिन से इन्होंने काम ना करने के बहाने ढूंढने शुरू किए हैं। एक भी काम दिल्ली के अंदर इन्होंने नहीं किया। आपने कहा जो जो चीजें हैं, मैं एक मोहल्ला क्लिनिक तक ही रुका। आपने टीचर्स की भर्ती कर दी। आज 17,000 जो हमारे दिल्ली के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स हैं, उन लोगों की नौकरी पक्की नहीं हो पा रही है। वो 17,000 टीचर्स के लिए आज सलमान खुर्शीद साहब के माध्यम से हम लोगों ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनको रिलीफ के लिए केस लगाया, और 27 मई की 29 मई को उनकी दोबारा से डेट। मेरे बिल्कुल वही जानने की हमारी भी यही कोशिश है कि भाई ठीक है, आप जो है वो सड़क पर तो उतरते हैं, धरना प्रदर्शन होता है,
क्या कुछ ग्राउंड लेवल पर भी कुछ इस तरह का काम भी हो रहा है कि जो काम ये नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। जो उन्होंने वादे किए हैं वो पब्लिक तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, वो कैसे कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और इसके अंदर जो है हम लोग हमारे जो सोशल इनिशिएटिव्स एक, और दूसरा हम लोग कोर्ट का माध्यम हम इसमें सहारा ले रहे हैं। जैसे जिस वक्त स्वाइन फ्लू में सरकार ने काम नहीं किया, इन्होंने उसके अलावा जब डेंगू का फॉगिंग का टाइम था, इन्होंने सरकार ने काम नहीं किया। हम लोगों ने खुद कांग्रेस ने अपने 100 के से ज़्यादा टीम्स बना करके डेंगू की मशीन्स लेकर के, फॉगिंग मशीन्स लेकर के हम लोग गली गली घूम गए और हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला, पब्लिक इंटरेस्ट, और हमारे पिटीशन के ऊपर हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शंस दी कि आप एडवर्टीजमेंट दीजिए और कॉर्पोरेशन को पैसा रिलीज करिए, और ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है उस वक्त हुआ। फिर शकूर बस्ती में जब डेमोलिशन झुग्गियों की हुई, इन सरकार को अच्छे से पता था कि ये रेलवे अथॉरिटीज डेमोलिशन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये लोग काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, झगड़ा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे आप बताएं, चीफ मिनिस्टर को कितनी देर लगती है कि फोन उठा करके रेलवे मिनिस्टर से बात करें और कहें कि जी आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पे झुग्गियां मत उजाड़िए, गरीब लोग हैं, के अंदर जाकर के मिल लीजिए, एक ही स्टेट, कोई चीफ मिनिस्टर को रेलवे मिनिस्टर कैसे मना कर सकता है कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा। आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री चेक करने जा सकते हो, लेकिन आपको जब पता है कि यहाँ पर झुग्गियां तोड़ने के लिए आने वाले हैं, गरीब लोगों का नुकसान होना है, तब आप जाकर के रेलवे मिनिस्टर से नहीं मिल सकते। लिहाजा जिस दिन झुग्गियां टूटी, हम सब लोगों को पता चला, राहुल जी भी वहां पर गए, हमने उसी दिन हाई कोर्ट मूव कर गए और हाई कोर्ट से हमने रेलवेज को डायरेक्शन दिलवाई कि आप आगे से कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। हाई कोर्ट से इनको डायरेक्शन दिलवाई कि जब तक आप इनकी रेजिडेंशियल वैकल्पिक झुग्गी वालों की व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक आप किसी को नहीं हटा सकते। जब हम हाई कोर्ट जा सकते हैं तो इनको हाई कोर्ट जाने में और इनको रेलवे मिनिस्टर के पास जाने में कौन रोक सकता है? कौन सी प्रॉब्लम है, कौन रोक सकता है? ये जो डिग्री का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी और पार्टी के लोग भी, कई सरकार के लोग भी जो है वो आ गए हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और डिग्री का आपको लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये नॉन इशू है, इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, ठीक है भाई उनकी डिग्री है नहीं है उसका जांच होने दीजिए, आप कहाँ जो है वो घूम रहे हैं, कहाँ इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? देखिए, मैं तो इसके बहुत डिग्री अगर किसी की फर्जी है और वो भी प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति की, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो कहीं पर भी दो मत नहीं है। कोर्ट में जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करनी चाहिए, जो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे जाना चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखिए, दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के अंदर हमारे को छोटी से छोटी चीज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। पानी है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हमें चाहिए, बिजली है तो हमें एनटीपीसी से एक्स्ट्रा बिजली, अभी गर्मियों में बिजली की जब जरूरत पड़ेगी तो हमें एनटीपीसी के माध्यम से हमें बिजली चाहिए। हमें अगर ऑफिसर्स भी अपने चाहिए, वो भी क्योंकि ये यूटी कार्डर के, यूनियन टेरिटरी कार्डर के ऑफिसर्स हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें बहुत बड़ी मदद की जरूरत होती है। तो कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट में अगर सबसे पहला अगर चीफ मिनिस्टर है तो उसका क्या फर्ज है? उसका फर्ज सबसे पहले आज चीफ मिनिस्टर यह है कि कैसे दिल्ली की देखभाल करे, कैसे दिल्ली की जनता का ध्यान रखे। तो अगर जिस व्यक्ति को दिल्ली की जनता का ध्यान रखना है, दिल्ली की सरकार चलानी है और दिल्ली में वेलफेयर करना है, तो वो व्यक्ति अगर दिल्ली की जनता का ध्यान रखने की जगह अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस फुलफिल करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ करके लड़ाई झगड़े सेंटर के साथ में करे, तो मैं उसको अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानता। वो आदमी सिर्फ अपनी पर्सनल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए दिल्ली की जनता को ताक पे रख रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि 15 साल यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत रही है, उससे पहले बीजेपी की हुकूमत थी। एलजी के साथ किसी भी चीफ मिनिस्टर का हमने ऐसे झगड़ा कभी नहीं देखा। इसको क्या मानते हैं? क्या जानबूझ करके उनको परेशान किया गया क्योंकि वो नई पार्टी थे, तजुर्बा उनको सियासत में कम था, तो आसान टारगेट लगा मरकजी हुकूमत को, या खुद की इनकी सियासत है क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कांग्रेस के जब 15 वर्ष सत्ता रही तो उस वक्त पहले 6 वर्ष 1998 से 2004 तक के केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त मैं शीला जी का पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, फिर उनके कैबिनेट में उनके सबसे क्लोज मिनिस्टर, फिर मैं स्पीकर, 3 चीजें मैं रहा उसी दौरान। हमारे बहुत हमारे मतभेद होते थे विजय कपूर एलजी से, बहुत हमारे, हम चाहते थे वो ये करते थे, लेकिन कभी भी हम लोगों ने सड़क पे तमाशा ऐसा नहीं किया, या मीडिया के कभी भी, क्योंकि हमको ये पता था कि हमको अगर सरकार चलानी है, दिल्ली के लोगों का फायदा करना है, तो हमको इस रिलेशन को इस हद तक के नहीं लेकर के जाना
कि हम लोग वो रिलेशन एकदम तोड़ दें और दिल्ली की जनता सफर करे। उसी तरीके से उससे पहले जब मदन लाल खुराना की सरकार थी तो 1996 तक, 93 से 96, 3 साल केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है और उस टाइम पे भी झगड़े होते थे, लेकिन कभी भी बीजेपी के टाइम पे भी झगड़े होते रहते हैं, मतलब झगड़े तो होते हैं। पावर सेंटर किसके पास हो ये झगड़ा रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, दिल्ली गवर्नमेंट किसी को बनाना चाहती है, एलजी नहीं चाहते उसको बनाना, किसी और को बना दिया, तो हम लोग जो कानून के अंदर रह करके जो हमको करना वो हम करेंगे। लेकिन मैं उस पे आ रहा हूं, इन्होंने जानबूझ करके इस चीज को किया इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े वायदे इन्होंने करे थे, इनको अच्छी तरीके से पता था वो वायदे पूरे नहीं हो सकते। मेरा सवाल यह है कि जैसे मदन लाल खुराना की यहाँ पे हुकूमत थी और मरकज में कांग्रेस की सरकार थी, तो दोनों बड़ी पार्टियों की हुकूमत एक तरीके से देखा जाए, दोनों बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, तो एक दूसरे को जानबूझ करके इतना परेशान नहीं करेंगी। नहीं, या नहीं, फिर मेरा सवाल ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि ये नए हैं सियासत में और इनको आगे बढ़ते हुए देख करके बड़ी पार्टियों को लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं हमारे लिए खतरा ना हो जाए, इसलिए इनको जो है मतलब यहाँ परेशान रखना है दिल्ली में। ऐसा तो नहीं है कहीं? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यही तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो। कई लोगों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा ये तो बच्चे वाली सोच है। अगर किसी को लग रहा है तो बच्चे जैसी सोच रहा है। अच्छा। आप एक चीज बताएं कि जब हम ऑपोजिशन में और बीजेपी ऑपोजिशन में है, सिर्फ दो पहलवान हैं आपस में, तो क्या यह संभव है कि एक पहलवान दूसरे पे नरमी खा जाएगा? एक गोल्ड मेडल जीतना है तो कोई सिल्वर मेडल के लिए लड़ाई लड़ेगा क्या? ये कैसे संभव है कि बीजेपी और कांग्रेस दो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, इलेक्शंस के अंदर दुनिया भर के लड़ाई झगड़े होते हैं, केसेस एक दूसरे पे बनते हैं, पूरी ताकत लगा करके इलेक्शंस लड़े जाते हैं, और उसके अंदर कोई ये कहे कि हम उसके उस सामने वाले के नरमी दिखाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो बच्चों वाले खेल है कि वो कि भी तीसरे किसी नए से, भाई पॉलिटिक्स में जो विरोधी है वो विरोधी होता है। पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि कोई पुराना विरोधी है, कोई नया विरोधी है, तो इसलिए किसी के ऊपर। लेकिन कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी से बहुत सारे लोगों को खतरा है, चूंकि अभी ये पंजाब में भी जारी है, उससे जुड़ा हुआ सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। मेरा सवाल अब ये है कि जिस तरीके से आप पूरा आपका संगठन यहाँ पर दिल्ली में काम कर रहा है, कोई भी बात होती है तो आप एलजी के पास जाते हैं, कोर्ट जाते हैं या फिर दूसरे लोगों से मिलते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अभी तक हमने ये नहीं देखा कि आप हुकूमत के साथ जाकर के या अरविंद केजरीवाल के साथ जाकर के उस एंगल से बात कर रहे हो। कम से कम 7 चिट्ठियां अरविंद केजरीवाल जी को, 7 मिले नहीं, सुन लीजिए, 7 चिट्ठियां लिखे। हम जब किसी कोई सजेशन देते हैं चीफ मिनिस्टर को, कोई सजेशन जाकर के डेलीगेशन जाकर के मिल लीजिए ना, डेलीगेशन ले जाइए, सुन तो लीजिए ना। जब हम चिट्ठी लिखते हैं, कभी भी, मैं यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर रहा हूं भारत सरकार में, दिल्ली का स्पीकर रहा हूं मैं मेरे जितना कोई सीनियर पॉलिटिकल आदमी दिल्ली में नहीं है। मैं 5 इलेक्शन जीता हुआ हूं, बिल्कुल उस अनुभव से बोल रहा हूं। कोई ऐसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है जो मैंने नहीं होल्ड की हो, कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया हो, और ईमानदारी के साथ बेदाग तरीके से काम। तो जब मैं किसी को एक चिट्ठी लिख रहा हूं एज फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सही, एक फॉर्मर कोलीग सही, तो मैं ये तो उम्मीद करूंगा ना कि मुझे जवाब मिले। ये तो मैं उम्मीद करूंगा ना कि मुझे जवाब मिले। अगर मान लीजिए जवाब वहां पर कोई चपड़ासी साइन करके अगर भेज रहा है मुझे, तो ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है? आप मुझे बताएं कि कोई, हम पॉलिटिक्स करते हैं इज्जत के साथ में करने के लिए करते हैं, बेइज्जती करने के लिए नहीं करते। तो जब हम चिट्ठी लिखते हैं केजरीवाल जी से, तो हम ये तो उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल जी जवाब दें। कोई चपड़ासी अगर उनका जवाब मेरे को चिट्ठी का देगा, मेरे यहां पर भी कोई चिट्ठी जो मुझे एड्रेस करके करती है, सही बात तो है। मैं उसको खुद, और खास तौर के ऊपर जब पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे पार्टी का, मैं दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मेरे पुरानी सारी बातें आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल। तो जो हमारे कॉर्पोरेशन में हम मेन ऑपोजिशन है, पार्लियामेंट में सेंटर में हम मेन ऑपोजिशन है, तो दिल्ली कांग्रेस को, यानी केजरीवाल आपको या जो अपोजिशन है उसको हल्के में ले रहे हैं? केजरीवाल जो है वो एरोगेंट हो गए हैं। केजरीवाल में पूरा अहंकार भरा हुआ है। केजरीवाल में अगर अहंकार नहीं होता, केजरीवाल में अगर एरोगेंस नहीं होती, तो जो हरकतें ऑपोजिशन के साथ, अपने ऑपोजिशन के साथ कर रहे हैं, वैसा नहीं करते। केजरीवाल जी को ये नहीं पता है कि दिल्ली की जनता प्यार भी बहुत करती है और पिटाई भी बहुत करती है। तो तजुर्बा इसका बहुत है आपको, तो हमारी पार्टी को और मुझे खास तौर के ऊपर इस चीज का बहुत बार का तजुर्बा है। प्यार भी हमें बहुत मिला, पिटाई भी बहुत हुई। हमें मालूम है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है और हम उस हिसाब से दिल्ली के लिए काम। दिल्ली से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल यह है कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं आज भी, जैसे ट्रैफिक जैम जो होता है वो सबके लिए मुसीबत है। यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम भी, चाहे वो महिला सुरक्षा का हो, चाहे वो आम सिक्योरिटी की बात हम करें, वो भी बड़ा इशू है।
पानी का इशू है, बिजली का हालांकि अभी उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी है, वो भी बहुत सारे इलाकों में अभी भी सड़कें नहीं बनी। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत सारी जगह साफ सफाई नहीं होती, गंदगी फैलती है, सिक्योरिटी, हेल्थ, तमाम एजुकेशन का बड़ा मसला, तमाम तरह के ये मसले हैं। उसमें आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि केजरीवाल उस अंदाज से काम नहीं कर रहे हैं जिसे उनको करना चाहिए था, बिल्कुल। तो एक अपोजिशन और बड़ी पार्टी और तजुर्बेकार पार्टी होने के नाते आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से आने वाले वक्त में आप काम करेंगे उनके साथ मिलकर? हम लोगों ने ऑलरेडी जब जब ऐसा हुआ है, हम लोगों ने उनको बकायदा चिट्ठियां लिख करके, बकायदा उनको सजेशंस दे करके, चाहे वो स्वाइन फ्लू के टाइम पे हो, चाहे वो डेंगू के टाइम पे हो, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो विश्व पर्यावरण दिवस, उस दिन हमने इनको चिट्ठी लिख करके कहा कि आप इस दिन को आप मनाइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे के तहत, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इम्प्रूव करिए। तो हम लोग लगातार इनको अलग अलग सजेशंस जो हैं हम लोग इनको देते रहे हैं। अभी भी दिल्ली के अंदर जो है, इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि नॉन प्लान के ऊपर स्पेंडिंग्स इन्होंने खूब बढ़ा दी है, लिहाजा प्लान फंड की स्पेंडिंग्स धीरे धीरे कम हो गई हैं। प्लान फंड के माध्यम से ही हमारे यहाँ पर सड़कें बन सकती हैं, प्लान फंड के माध्यम से ही नए हॉस्पिटल्स, नए स्कूल्स बन सकते हैं। दुर्भाग्य से इस सरकार ने प्लान फंड्स की स्पेंडिंग्स एकदम कम कर दी है। हम लोगों के टाइम पे 2007 में हमने अनऑथराइज कॉलोनीज रेगुलराइज करी थी। 2008 से लेकर के 2013 तक के उन 4 सालों के अंदर हम लोगों ने 4,300 करोड़ रुपया अनऑथराइज कॉलोनीज में सड़कें, पानी, सीवर, इन सब चीजों के ऊपर खर्च किया। ये पूरा का पूरा ड्रास्टिकली इन लोगों ने उसको कम कर दिया। हम लोगों ने नई बसेज, हमारे टाइम के ऊपर जो है 5,500 नई बसें आई, उससे पहले और भी बसेस हम लोग लेकर के आए, तो इनके टाइम पे एक भी बस नहीं खरीदने की इनकी शुरुआत नहीं हुई है। तो किसी भी तरीके कुछ नई बसें हम ये कहते हैं क्लस्टर बसेज आएंगी, जो प्राइवेट बसेज आएंगी, तो प्राइवेट बसेस को लेकर के आएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनको शायद पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैंने भी इनको चिट्ठियां लिख करके बताई हुई हैं कि बसेज आएंगी तो खड़ी कहां होंगी। बसेज आएंगी तो इनको बस डिपो पहले बनाने पड़ेंगे जहां पे बसेस खड़ी होंगी। प्लानिंग नहीं है, कुल मिला के कोई प्लानिंग इनकी नहीं है, और कोई इनका ध्यान ही उस तरफ नहीं है। जब सारे के सारे लोग रोज नया कोई इशू देख करके किसी से झगड़ने की प्लानिंग करेंगे, तो डेवलपमेंट का प्लानिंग कहां करेंगे? पार्टी के इतने सीनियर लीडर हैं आप, तजुर्बा बहुत है आपको, हर तरह की सियासत जो है आपने देख ली, उतार चढ़ाव कांग्रेस के देख लिए। कांग्रेस में इन दिनों चल क्या रहा है? हम देखते हैं कि आसाम से जो है कुछ लोग टूट करके चले जाते हैं बीजेपी में, हम देखते हैं कि अरुणाचल में जो है वो कुछ लोग टूट करके चले जाते हैं बीजेपी में, हम देखते हैं कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, आपके 9 MLAs टूट गए हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को नहीं पता था शायद, और आला कमान को भी नहीं पता था, और वो लोग आला कमान से लगातार टाइम मांग रहे थे, टाइम नहीं दिया गया था। पंजाब में भी 1-2 लोगों को आपने हटाया है। क्या आपको लगता है कि जो आला कमान की जो पकड़ है पार्टी के ऊपर अलग अलग जगहों पर, वो कमजोर पड़ रही है? नहीं, ये एक नए तरीके की पॉलिटिक्स है जिसके खिलाफ में सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अभी जंतर मंतर पे 6 तारीख को हमने प्रदर्शन किया। ये नए तरीके की पॉलिटिक्स क्या है, जो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है कि लोगों को डरा धमका करके पैसे के बल के ऊपर सरकारों को तोड़ने का काम, और कांग्रेस से डरा धमका करके पैसे के बल के ऊपर लोगों को कांग्रेस से अलग करने का काम। सेम इन्होंने अरुणाचल में किया, सेम इन्होंने उत्तराखंड के अंदर इन्होंने किया। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जुडिशरी ने हमें मदद करी, दोबारा से फ्लोर के ऊपर हुआ, हरीश रावत वापस मुख्यमंत्री बने। आपकी मदद नहीं की, उन्होंने इंसाफ किया। इंसाफ किया, हमारी मदद तो उससे मिली क्योंकि जुडिशरी के इंसाफ से हमारी मदद मिली। बिल्कुल सही आपने कहा, जुडिशरी के इंसाफ की वजह से हमारी मदद हुई, और इस वजह से हमारी सरकार वापस वहां पे आई। यही नहीं, जो असम के अंदर भी जिस व्यक्ति के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, हिमंता विश्वास शर्मा को, उसको इन्होंने, बीजेपी ने अपने अंदर शामिल करके उसको इन्होंने अपना फेस बना दिया, और उसका नतीजा आप देखेंगे इन चुनाव के अंदर। आज ही असम के एक MP मेरे पास में आए थे, वो कह रहे थे कि जो करप्शन का फेस था, जिसको कांग्रेस खुद हटाना चाहती थी, उसको बीजेपी ने तोड़ के अपने साथ में करप्शन के फेस को, तो कथनी करनी में, और वो डेमोक्रेसी को कुचलना चाहते हैं, जिसके खिलाफ में सोनिया जी, राहुल जी ने प्रदर्शन किया, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में हमें वहां पे जस्टिस भी मिला। एक आखिरी सवाल ये, चूंकि राहुल गांधी के भी बहुत नजदीक रह करके आपने काम किया है और कर रहे हैं उनके साथ, उनके नवरत्न हैं उनमें से एक आप हैं, क्या राहुल गांधी जब भी जिम्मेदारी संभालेंगे, आपको लगता है कि वो क्षमताएं उनके अंदर है? चूंकि कई बार सवाल खड़े होते हैं उनकी क्षमताओं को लेकर के, और यही वजह है कि बार बार आवाज उठती है कि प्रियंका गांधी को आगे लेकर के आओ। आपको लगता है कि क्या वाकई ही वो मतलब उस लेवल के नेता हैं और वो काम संभाल लेंगे, और जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, उनको भी जो है वो साथ लेकर के चल पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर हर व्यक्ति ये चाहता है कि राहुल जी आए, जल्दी से जल्दी हमारा नेतृत्व संभालें, और जहां तक क्षमता की बात है,
हमने उनके साथ बहुत नज़दीक रह करके काम किया है। और मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, मेरा खुद का राजनीतिक जीवन अब 35 वर्ष से ज़्यादा हो गया। मैंने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू करी है। मैंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में इतना वेल मीनिंग और जनता के लिए और इश्यूज के और अपने प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी के साथ में कमिटमेंट वाला इतना वेल मीनिंग मैंने कोई पॉलिटिशियन, कोई व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा जितना राहुल जी को देखा। पर सर एक शिकायत लोगों की है, और मैं आपको टोक रहा हूं, एक शिकायत लोगों की है कि सोनिया गांधी जी आराम से वक्त दे देती हैं मिलने का लीडर्स को, अपनी पार्टी के लीडर्स को। राहुल गांधी जी उतनी आसानी से नहीं मिलते। देखिए, राहुल जी मिलते हैं, उनका अपना तरीका है। राहुल जी ग्रुप्स में लोगों से मिलते हैं, और राहुल जी जितने लोगों से राहुल जी मिलते हैं, मैं नहीं समझता कि और कोई बहुत सारे लीडर्स हमारी पार्टी में नहीं मिलते होंगे। राहुल जी बहुत लोगों से मिलते हैं। सबसे बड़ी बात किसी भी व्यक्ति की इंटेंशन की होती है, किसी भी व्यक्ति की निष्ठा क्या है, कि उसकी सोच क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है। जब इंटेंशन अच्छी है, क्षमता है और अनुभव है, तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और राहुल गांधी वो व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस वक्त जेएनयू में राहुल जी गए और जेएनयू के अंदर गलत चार्जेस लगा करके, देशद्रोह का, सेडिशन के चार्ज लगा करके जेएनयू के लोगों को जब जेल डाला गया, तो राहुल जी वहां पे सबसे पहले जाकर के खड़े हुए। केजरीवाल जी की हिम्मत नहीं हुई थी उस टाइम के ऊपर जाकर के जेएनयू में जाकर के, बाद में बयान देते रहे और अभी तक जेएनयू में उसके बाद में गए भी नहीं। लेकिन कोई सबसे पहले उस दिन गया तो राहुल गांधी गया। हैदराबाद के अंदर रोहित वेमुला का होता है, सबसे पहले जाकर के लोग कहते हैं कि वहां पर राहुल गांधी जाते, क्या होता है आप मुझे बताएं। अगर राहुल जी वहां पर नहीं जाते, हैदराबाद नहीं जाते, राहुल जी अगर जेएनयू में नहीं जाते, वहां जाकर के उस मुद्दे को नहीं अगर जोर से बोलते, तो आज हिंदुस्तान में कितने लोग इस मुद्दे के साथ में, इन बातों के साथ में उनकी जानकारी होती, कितने लोगों को यह पता चलता कि एबीवीपी कैसे दलितों के खिलाफ में हैदराबाद में काम कर रही है, कैसे एबीवीपी यहां पर अपने विरोधियों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे झूठे लगा करके कर रही है, अगर राहुल गांधी वहां पर नहीं जाते। तो जो व्यक्ति दलितों के, जो व्यक्ति दिक्कत में आए हुए लोगों की आवाज उठाता है, तो उसकी क्षमता के ऊपर कौन सवाल नहीं उठा सकते। चलिए, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजय माकन जी, एनर्जी से भरपूर हैं और इन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के साथ साथ पूरे ही देश में एक बार जोरदार वापसी जरूर करेगी। खास मुलाकात में इतना ही। आदाब।